हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्टडी विद एन के चैनल में स्वागत है। आज हम कुछ पढ़ाए गए चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुविकल्पी प्रश्नों को पूछा जाता है, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? अर्धस्वर हैं, निम्नलिखित में से कौन से अर्धस्वर हैं? यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, उनमें से अर्धस्वर कौन है? जैसे का विकल्प है या, व, क, ख, ई, उ, प, त। इन वर्णों में कौन से अर्धस्वर हैं? तो अर्धस्वर आप सभी जानते हैं कि या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का नंबर सही हो गया या और वा अर्ध स्वर हैं। बाकी का और खा स्पर्शी व्यंजन हैं, ई उ स्वर हैं, पा और ता स्पर्शी व्यंजन हैं, या और वा अर्ध स्वर है। अगला प्रश्न है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में होंठ, जीभ, दांत, तालु, मूर्धा, कंठ, इन सब का इस्तेमाल होता है। हर वर्ण के लिए अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है, दांत और जीभ के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाएंगे उनको क्या कहा जाता है? मूर्धन्य कहा जाएगा, ओष्ठ कहा जाएगा, दंत कहा जाएगा या कंठोष्ठ कहा जाएगा। अर्थात मूर्धन्य होगा जो दांत और जीभ के स्पर्श से होगा, कि ओष्ठ होगा, कि दंत होगा, कि कंठोष्ठ होगा। तो देखिए, दांत और जीभ के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाते हैं वो होते हैं दंत, अर्थात दांतों में जीभ स्पर्श करती है वो दंत होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? संज्ञा सभी लोग जानते हैं, बाजार शब्द है, तो ये किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बाजार। अब देखिए, बाजार में बहुत से लोग होते हैं, एक समूह होता है, तो ये कोई भाव तो है नहीं, ना कोई जाति है और ना कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बाजार एक समूह होता है, तो यहाँ पर होता है समूहवाचक संज्ञा। बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। अगला प्रश्न है, 4 गज मलमल। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में, विशेषण का मतलब है जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर संज्ञा जैसे मलमल है, इसकी विशेषता क्या है? 4 गज है। तो इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है या सार्वनामिक है? आप सभी ने विशेषण पढ़ा है, हमने अपनी कक्षा में पढ़ा भी है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये उदाहरण बहुत आता है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ये CTT में, UPTT में बहुत बार पूछा गया है, 4 गज मलमल। तो देखिए, यहाँ पर परिमाण बता रहा है, गुण तो कोई बता नहीं रहा है, ना कोई संख्या बता रहा है, न सार्वनामिक है, तो ये हो गया परिमाणवाचक। मात्रा बता रहा, 4 गज मलमल है तो परिमाणवाचक विशेषण है। आपका विकल्प सही होगा खा, परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं है? बुढ़ापा शब्द तो जैसे क्रोध, बुढ़ापा, जवानी, सौंदर्य, ये सब जो हैं भाव होते हैं, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। खा नंबर सही हो गया, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, अधिक, भीतरी, नुकीला। तो देखिए, इस सब चीज़ों में गुण बताया जा रहे हैं, गोल है, भीतरी है, नुकीला है, लेकिन ये अधिक जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, अधिक। तो इस प्रश्न में गुण जो है अधिक, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। बाकी गोल, भीतरी, नुकीला ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? विकल्प हैं संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। घोंसले में चिड़िया है, तो कोई चीज़ जब किसी में होती है या पर होती है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है, तो इसका विकल्प सही है अधिकरण कारक। घोंसले में चिड़िया है, नाव नदी में है, इन सब चीज़ों में अधिकरण कारक होगा, में या पर अधिकरण कारक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नंबर 1 कढ़ी, नंबर 2 सरसों, नंबर 3 संतान, नंबर 4 चील। इन 4 में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर संतान शब्द जो है पुल्लिंग है, संतान शब्द पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ये शब्द वनिता लिखा है, वनिता का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? का नंबर है जंगल, खा नंबर है स्त्री, गा नंबर पुस्तक, घा नंबर व्यवसायी। वनिता ये पर्यायवाची है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो जंगल में नहीं होता। वनिता का प्रयोग स्त्री में होता है। स्त्री, वनिता माने स्त्री, तो वनिता स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, पुस्तक के लिए नहीं किया जाता है, व्यवसाय के लिए नहीं किया जाता है। तो ये विकल्प सही हो गया स्त्री। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, छत से ईंट गिरी, छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? तो छत से ईंट गिर रही है, इसमें कौन सा कारक है बताना है। विकल्प हैं अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक। तो देखिए छत से ईंट गिरी, तो कारक वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि जब कोई अलगाव का भाव प्रकट होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। किसी चीज़ से जब कोई अलग हो रही होती है कोई चीज़, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। पेड़ से पत्ता गिरा, हिमालय से नदी निकली, छत से ईंट गिरी, इसमें अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ अलगाव हो रहा है, छत से ईंट अलग हो रही है, तो ये अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? स्टूडेंट्स आपने क्लास में पढ़ा है कि कारक के कितने भेद हैं? 7, 8, 9, 10। तो स्टूडेंट्स कारक के 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, मेरा घर इसी शहर में है, मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? ये जो लिखा है शब्द वाक्य, मेरा घर इसी शहर में है, इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जब कोई सर्वनाम ही विशेषण का कार्य करे, सर्वनाम ही विशेषता बताने लगे, तो वो यहाँ पर होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण इसमें सही है। मेरा घर इसी शहर में है, तो इसी शहर में ये सर्वनाम है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो स्टूडेंट्स हिंदी में कितने वचन होते हैं? आपको वचन वाले चैप्टर में पढ़ाया है। 1 वचन होता है, 2 वचन होते हैं, 3 वचन या 4 वचन। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, 1 वचन और बहुवचन। हिंदी में 1 वचन और बहुवचन होते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी में मैं का बहुवचन है। मैं जो है ये शब्द, इसका बहुवचन क्या है? हिंदी में मैं का बहुवचन हम, हम दोनों, हम सब, हम लोग। इन विकल्पों में से कौन सा सही है? तो हिंदी में मैं का बहुवचन होता है हम, तो यहाँ पर हम जो है मैं का बहुवचन है, हम। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए अंगा का पहले कहाँ पर होता है? अंगा का, ख, ग, घ, अंगा। का वर्ग के उच्चारण स्थान होता है कंठ। का वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। लेकिन अगर कंठ के साथ
विकल्प जैसे यहाँ दिया है नासिक कंठ दंत मूर्धा। अगर नासिक नहीं होता है, सभी वर्गों का पांचवा वर्ण, स्पर्शी व्यंजनों में सभी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है नासिक, और अगर नासिक के विकल्प नहीं दिया है तो कंठ आएगा उत्तर। तो यहाँ पर देखिए नासिक के कंठ दोनों दिए हैं, तो अंगा का उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिक, उसमें नाक से आवाज़ निकलती है। और अगर नासिक नहीं दिया होता तो कंठ लिखा जाता, क्योंकि का वर्ग के सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। अगला प्रश्न है श का उच्चारण स्थान क्या है? श दंत है, मूर्धा है, तालु है, कंठ है। तो देखिए स का उच्चारण स्थान है तालु। जीभ के ऊपर की छत जो होती है वो तालु कहलाती है, तो श का उच्चारण स्थान है तालु। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, आपेक्षित। इसकी विशेषता जिससे निकले तो अपेक्षा का विशेषण होता है आपेक्षित। आपेक्षित होता है, अपेक्षा का विशेषण होता है अपेक्षित। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? हिंदी में विराम चिन्हों के बारे में आपको पढ़ाया है। तो कोई बड़ा शब्द है उसको संक्षिप्त रूप में लिखना है, जैसे डॉक्टर है या ऐसे शब्द जो बड़े होते हैं उनको संक्षिप्त में हम लोग लिख देते हैं, प्रोफेसर को लिख देते हैं, तो उनमें कौन से चिन्ह लगाए जाते हैं? कोष्ठक, लाघव, विराम, हंसपाद। तो इसके लिए बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर लिखना था, डॉक्टर पूरा ना लिख के लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर। या एमए, बीएड या जो भी लिखना है जिसको छोटे रूप में लिखना हो तो वहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? प, श, च, का। यहाँ पर देखिए इसमें चारों में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? पा जो है स्पर्शी व्यंजन है। सा तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, ख, श, ह, ये चार ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसमें देखिए ये सा है तो ये आपका ऊष्म व्यंजन हो गया। चा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन और का स्पर्शी व्यंजन है, तो आपका इसमें जो है सा सही हो गया, स्पर्शी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, चार होते हैं। या, रा, ला, वा, ये चार अंतस्थ व्यंजन हैं। तो कितने होते हैं? चार। यहाँ पर चार विकल्प सही है। 10, 3, 5 दिया है विकल्प, लेकिन ये चार वाला विकल्प सही है। या, रा, ला, वा। प्रश्न है आगत व्यंजन कौन सा है? आगत व्यंजन ज, ज, ता, छ। तो यहाँ पर देखिए जा जिसके नीचे बूंदी रखी है, ये जा आगत व्यंजन है, और ये जा जो है केवल ये स्पर्शी व्यंजन है, ता स्पर्शी व्यंजन है, और छ संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें का ये वाला सही हो गया, जा आगत व्यंजन है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने ये कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। इनको आप दोबारा अध्ययन करेंगे तथा इनको कंठस्थ कर लेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।